साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्म्स। उसमें हम डिफाइन करेंगे वेक्टर नॉर्म्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स नॉर्म्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स नॉर्म्स। तो नॉर्म्स बेसिकली पहले तो हम ये सीखें कि नॉर्म्स है क्या। तो नॉर्म्स जो है उसको हम कहते हैं मेजर द साइज और लेंथ ऑफ द वेक्टर और मैट्रिक्स। कैसे? क्योंकि जैसे हमारे पास अब वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स में मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, वेक्टर्स में एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो उस केस में हम देखना चाहते हैं कि उनका जो साइज है या लेंथ है, जैसे हम अपने स्कूल लेवल में वेक्टर्स लेते थे तो उनके साइज और लेंथ हम मेज़र कर लेते थे। तो क्या हम मैट्रिक्स का भी साइज मेज़र कर सकते हैं, या डिस्टेंस दो मैट्रिक्स है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या किसको बोलेंगे कि ये जो साइज है, ये इस मैट्रिक्स का साइज ये है, इस मैट्रिक्स का साइज ये है, इस वेक्टर का साइज ये है। तो उसके लिए हमें एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं नॉर्म्स। तो नॉर्म्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड जो हम पहले लेते थे और द वेक्टर। तो नॉर्म्स जो है मेजर द साइज एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर और मैट्रिक्स। तो ये कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर भी हम वेक्टर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, मैट्रिसेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज होंगी। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया एंड मशीन लर्निंग हो गया। सो डेफिनेशन अगर हम लिखें कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, तो नॉर्म इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है ये, दैट असाइन ए नॉन नेगेटिव लेंथ और ए साइज टू वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस। तो हम अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखना चाहें तो मैथमेटिकली आप देखेंगे कि जो ये है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया हमने कि मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अब हम देखें अगर, तो नॉर्म क्या है बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो ये एक फंक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस वे से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दो लाइनें आएंगी, डॉट टू लाइंस, सो दैट गिव्स, जैसे हमने मॉडुलस लिखते थे हम किसी वैल्यू का, मॉडुलस वैल्यू, तो उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके एक और लाइन लगा दी हमने। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्म को इस वे से, और ये डिफाइन होता है फ्रॉम सम वेक्टर स्पेस टू द रियल लाइन। ठीक है, तो अब क्या है ये, तो अब इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम किसको नॉर्म कहेंगे? तो हम नॉर्म उसी को बोलेंगे जो ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। ये थ्री कंडीशन जो है हमारे पास, ये सेटिस्फाई करेगा, तो उसी को हम नॉर्म बोलेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास ये आ गई इस केस में, इसको कहते हैं कि नॉन नेगेटिविटी। तो मतलब क्या है कि जो हमारा नॉर्म है, जो लेंथ है, ओबियस है लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन नेगेटिविटी। तो x अगर नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हमेशा, और अगर नॉर्म किसी भी वेक्टर का जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर है वो अपने आप में ही जीरो है। तो जीरो वेक्टर का ही नॉर्म जो है वो जीरो हो सकता है। तो पहली ये हो गई। दूसरी जो हो गई हमारी होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर से, उन दोनों का मैं नॉर्म लेना चाहूँ, तो ये जो है अल्फा, इसका मॉडुलस आ जाए और नॉर्म ऑफ एक्स आ जाए। तो जो अल्फा है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर अल्फा स्केलर है, रियल है, तो रियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर अल्फा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर हम उसकी मॉडुलस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जो नॉर्म्स होंगे वो हमेशा ही या तो जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे।
और तीसरी जो है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ले लें हम और उनका सम कर दें और उसके बाद उनका नॉर्म लें, और अगर हम पहले ही नॉर्म ले लें वेक्टर्स का, ठीक है ना, तो अगर ये ऐसा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ y। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल में हमें पता है कि द सम ऑफ द थर्ड साइड जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड्स, दैट इज ऑलवेज देयर। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं ये हमेशा नॉर्म को डिफाइन करेंगी। चौथी जो है वो एक जस्ट प्रॉपर्टीज है, आउटकम है, कि अगर दो वेक्टर हम लें और हम कहें कि दो वेक्टर जो हैं उनका नॉर्म जो है वो 0 है, दोनों का डिफरेंस, तो इसका मतलब हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमें, दिस विल शो कि x माइनस वाई जो है वो 0 होना चाहिए, और यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब जो है हम यहां से शो कर सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ वेक्टर है वो अगर उनका सेपरेशन 0 है तो इसका मतलब दो वेक्टर जो हैं आपस में वो सेम होंगे। ठीक है ना, तो इस चीज का हमने यूज करेंगे हम एरर एस्टिमेट्स में, जहां पर भी हम वेक्टर से डील कर रहे हैं या मैट्रिसेस से डील कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम आगे जाएंगे तो मैट्रिसेस से डील करेंगे, वेक्टर से डील करेंगे, तो वहां पर ही हम इस चीज का काफी यूज करेंगे। अब वेक्टर नॉर्म्स डिफाइन कर रहे हैं हम पहले। तो वेक्टर नॉर्म में क्या है कि हमने कोई एक वेक्टर डिफाइन कर दिया ये वाला। ठीक है, तो जनरली हम वेक्टर्स को अगर हम देखें तो स्कूल में हम ऐसे लिखते थे x1 x2 x3, इस टाइप से कॉलम वेक्टर। तो अभी भी हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया x ट्रांसपोज इज ए रो वेक्टर, तो इसका मतलब x क्या है, कॉलम वेक्टर है। तो इस वेक्टर में हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इसका नॉर्म डिफाइन करना है। तो पहला एक मैं नॉर्म डिफाइन करता हूं, उसको कहते हैं वन नॉर्म। तो वन नॉर्म क्या कर रहा है, वन नॉर्म बेसिकली x1 उसका मॉडुलस, x2 इसका मॉडुलस, xn इसका मॉडुलस, ये हमने ले लिया सबका मॉडुलस और उनको ऐड कर दिया, तो वो जो हमारे पास नॉर्म आ गया उसको हमने कह दिया वन नॉर्म। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे वन नॉर्म। अब कोई हमसे पूछेगा कि हम इसमें मॉडुलस वैल्यू के ले रहे हैं, तो मॉडुलस वैल्यू हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि पॉजिटिव रहे हमेशा। अगर हम मॉडुलस वैल्यू नहीं लेंगे तो पता चला जो इसका रिजल्टेंट है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब जो नॉर्म है वो उसकी तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्म है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो नॉन नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हमें मॉडुलस वैल्यू लेनी है। तो इस नॉर्म को, ये जो नॉर्म है ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको नॉर्म कह सकते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्म नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब सपोज मैंने ले लिया कोई वेक्टर ले लिया x, वो है मेरे पास x1 x2, दो ही एलिमेंट है सपोज उसके मेरे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका मैंने वन नॉर्म ले लिया, तो वो आ गया x1 मॉडुलस और x2 मॉडुलस, तो ये इसका वन नॉर्म आ गया। अब हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नॉर्म जो है वन नॉर्म, अगर मैं मानूं कि ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 मॉडुलस प्लस x2 मॉडुलस ये दोनों 0 हुए। और हमें पता है कि दो पॉजिटिव सम का 0, अगर दो पॉजिटिव एलिमेंट है और उनका एडिशन जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग दोनों ही 0 है।
और यहां से हमें पता चल गया कि x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा। ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि दोनों वैल्यू 0 हो गई। तो हमें यहां से ये आ जाएगा कि जो हमारा x है, अगर उसका नॉर्म 0 है तो जो x है वो भी अपने आप में 0 हो गया। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि मैंने ये जो है इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने सपोज अल्फा एक्स इससे मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा एक्स मतलब क्या होगा, अल्फा एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा एक्स टू से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब हम अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर अल्फा को कॉमन लेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा बाहर आएगी, और अंदर हमारे पास x1 x2 हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं इसको। और यहां से हमें पता चल गया कि जो अल्फा बार और ये हमारे पास नॉर्म ऑफ x बन गया। ठीक है। तो ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी x प्लस वाई जो है, अब हमने x तो ले लिया है, y भी मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ y1 y2। ठीक है। तो हमने उनको ऐड कर दिया, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 प्लस y1 एक एलिमेंट, और x2 प्लस y2 दूसरा एलिमेंट वेक्टर है, उसका नॉर्म लेना है हमें। तो ये आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, ये आ गया। तो अगर इसको हम देखें तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं, उनका मॉडल्स वैल्यू है, तो हमें पता है कि बाय द नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऐसे। तो ये हमारा बन गया x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस y1 y2। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई है दैट इज लेस देन, ये क्या हुआ, नॉर्म ऑफ x, और ये नॉर्म ऑफ y। तो ये हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली ट्रायंगल इनक्वालिटी। ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी हमारी, तो हम कहेंगे कि जो ये नॉर्म है ये इट इज अ नॉर्म, और इसका नाम दे दिया हमने वन नॉर्म। अब हमने नेक्स्ट जो आएगा टू नॉर्म्स आ जाएगा। टू नॉर्म्स का मतलब है इक्विलिडियन नॉर्म। इक्विलिडियन नॉर्म जो है, हम जो भी हम अभी तक हमने स्कूलिंग में किया है वो हमने इक्विलिडियन नॉर्म ही लिया है। तो इक्विलिडियन नॉर्म में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे, सबको सम कर देंगे और अंडर द रूट ले लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो नॉर्म है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास यही हमने वेक्टर ले रखा है, एक्स जो है वो हमारा वेक्टर है, तो अगर हमने एक्स जो वेक्टर लिया है उस वेक्टर को मैं डिफाइन करूं यहाँ पर ऐसे, तो अगर हमारा एक्स जो है वो जैसे मैंने अभी लिया था x1 x2 है, तो अगर हमें याद होगा कि अगर हम उसका मॉडुलस लेते थे, या इसको हम टू नॉर्म लिख देते हैं, तो हम करते थे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है। तो ये जो काम है ये हम हमेशा करते आए हैं स्कूलिंग में, तो इसको हम अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इक्विलिडियन नॉर्म है या टू नॉर्म है। अब ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज जो है वो रो बन जाएगा,
ये रो वेक्टर बन गया, और x जो है वो कॉलम वेक्टर है, x1 x2, ठीक है, और इसका अंडर द रूट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अंडर द रूट आ गया, तो ये हमारा यूक्लिडियन नॉर्म बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि यूक्लिडियन नॉर्म जो है वो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि ये भी हम जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं नॉर्म की वो सेटिस्फाई करेगा, और इसीलिए इसको हम नॉर्म कहेंगे। तो इसका जो नाम है वो है टू नॉर्म्स या फिर यूक्लिडियन नॉर्म। तो ऐसे हमने देखा कि वन नॉर्म लिया, हमने टू नॉर्म लिया, ठीक है। ऐसे हम नॉर्म्स अलग अलग टाइप के नॉर्म्स ले सकते हैं, 3 नॉर्म्स ले सकते हैं, 5 नॉर्म्स ले सकता हूँ। तो हमने एक जनरल नॉर्म्स डिफाइन हुआ, उसको कहते हैं पी नॉर्म्स, और इसको हम नाम भी देते हैं होल्डर्स नॉर्म। तो होल्डर्स नॉर्म्स क्या है कि यहाँ पर हम पी लिखेंगे, समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई रेज टू पावर पी, इनका सबका सम कर देंगे, और 1/p जो है वो उसका हम रूट ले लेंगे। और जो p है वो 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक्सक्लूडिंग द इन्फिनिटी। तो इस नॉर्म को हम कहते हैं p नॉर्म। तो अब इसमें हम कोई बहुत सारे नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। p की वैल्यू 1 लोगे तो ये आ गया, p की वैल्यू 2 लोगे तो ये आ गया, p की 3 4 5 6, ऐसे हम नॉर्म्स ले सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉर्म्स जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये सेटिस्फाई करती है तीनों प्रॉपर्टीज को, इसीलिए इसको हम नॉर्म कहते हैं। तो ये हम p नॉर्म्स हैं जो वेक्टर की फॉर्म में हम ले रहे हैं फॉर द वेक्टर्स। तो अब इसके बाद हमने देखिए 1 2 3 p जो है हमने ले लिया यहाँ पर, बट इन्फिनिटी नहीं लिया है। तो आप देखते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी नॉर्म लेना चाहें वो उसका क्या मतलब होगा यहाँ पर। तो उसका मतलब ये है, तो हमने एक नया टाइप का नॉर्म डिफाइन किया, उसको कहते हैं मैक्सिमम नॉर्म या इन्फिनिटी नॉर्म। तो उसमें क्या हुआ, अगर p को मैंने ऊपर इन्फिनिटी ले लिया तो अब क्या होगा, तो मैंने लिखा x एंड यहाँ पर जो p था उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। तो हमने कैलकुलेट किया, तो वी फाउंड कि दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। इसका मतलब क्या है कि हमने मैक्सिमम लिया ऑफ द सेट x1 बार x2 मॉडुलस x3 एब्सोल्यूट वैल्यू जो ले रहे हैं हम ना, और लास्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू xn। ये तो ये जो वैल्यूज आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो वो हमारा इन्फिनिटी नॉर्म बन गया। तो उसको हमने नाम दे दिया कि इसको हम आगे से इन्फिनिटी नॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सारी प्रॉपर्टीज को, और इसीलिए इन्फिनिटी नॉर्म है। इसमें फायदा ये है कि जो इन्फिनिटी नॉर्म्स होता है मतलब काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और ये सारे नॉर्म्स जो है वो इजी टू डिफाइन है। इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा इजी जो है वो इन्फिनिटी नॉर्म है। सारी वैल्यूज देखो उनकी मॉडुलस वैल्यूज, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज हो ना उसको हमने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए इसको हम मैक्स नॉर्म भी कहते हैं। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने कोई वेक्टर ले लिया, उस वेक्टर का आप क्या कर सकते हो, 1 नॉर्म निकाला, फिर 2 नॉर्म निकाला, फिर 3 नॉर्म निकाला, फिर p को आप सपोज 10 ले लो, फिर p को आप 100 ले लो, तो इस पे पता चल जाएगा कि जो 100 नॉर्म है वो कितने वैल्यू आया है। और अल्टीमेटली आप देखोगे कि जो इन्फिनिटी नॉर्म है और जो p की वैल्यू फॉर 100 था वो सेम वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो इसको हम मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो p है वो टुवर्ड इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये इसको हम डिफाइन कर देंगे, तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी नॉर्म। ठीक है, तो अब ये जो हमने डिफाइन कर दिया, तो इसमें हम अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स ले सकता हूँ। तो लेट्स टेक एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने x ले लिया, कोई मैंने वेक्टर ले लिया x, वो मैंने डिफाइन किया 1 -2 3 5, ये वैल्यू ले ली।
और ट्रांसपोज ले लिया इसका, तो इसका मतलब कॉलम वेक्टर है। ठीक है ना, तो कॉलम वेक्टर के बाद हमने क्या किया, इसको मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि इसका वन नॉर्म देखता हूं क्या होगा। तो वन नॉर्म क्या होगा, 1 + 2, क्योंकि माइनस वैल्यू तो मॉडुलस वैल्यू, +3 + 5, तो ये आ गया 3 + 3 6 11 आ गया। तो इसका वन नॉर्म जो आया 11 आ गया। इसका मतलब जो साइज जो है इस वेक्टर का जो साइज है वो 11 है, जब हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। टू नॉर्म देखते हैं। अब मैंने क्या किया, x का टू नॉर्म देखा, तो आएगा 1² + 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर √, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1 + 4 + 9 + 25 √, ये आ गया। तो कितना आ गया ये, 5 14 39 √। ठीक है, तो √39 आ गया ये। तो इसका जो वैल्यूज होगी अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है ना, क्योंकि 36 होता तो 6 आता, तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो है हमारा ये टू नॉर्म्स है वो आपने देखा कि 6 पॉइंट समथिंग आया, और वन नॉर्म जो आया था वो 11 आ गया था। अब हमने क्या किया, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया कि मैं इसके 10 नॉर्म ले सकता हूँ। तो 10 नॉर्म लिया मैंने, तो मैंने देखा कि 1 + 2 की पावर 10 + 3 की पावर 10 + 5 की पावर 10, और उसके बाद मैंने 1/10 ये लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इसको मैं चलो इन्फिनिटी नॉर्म लेके देखता हूँ। तो इन्फिनिटी नॉर्म में क्या करना है, मैक्सिमम 1 -2 का नॉर्म √-2 मॉडुलस वैल्यू 3 5। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो है 5, तो इसका जो इन्फिनिटी नॉर्म है वो 5 आ गया। ओके, तो आप देखिए कि हमारा वन नॉर्म जो है वो 11 आ रहा है, टू नॉर्म जो है वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 नॉर्म हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इन्फिनिटी नॉर्म आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो सबसे इजी था ये कैलकुलेट करना। तो इसीलिए इन्फिनिटी नॉर्म इसको लिए इसीलिए कहते हैं कि जो p की जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम वैल्यू जो ले रहे हैं ना, उसको इसीलिए हम कहते हैं इन्फिनिटी नॉर्म। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वन नॉर्म सबसे बड़ा है। इसका मतलब अगर ये जो वेक्टर है इसका साइज हम मेजर करें तो वन नॉर्म में इसका साइज 11 है, और इन्फिनिटी नॉर्म मैक्सिमम नॉर्म में इसका साइज 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम नॉर्म जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इसमें, मतलब उसका जो नॉर्म आएगा, उसका जो साइज आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने इससे इस वे से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स जो वेक्टर्स हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो अगर मेरे सपोज मैं ले लूं, कोई वेक्टर ले लूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उसमें क्या करेंगे हम वेक्टर्स को, हमें पता है कि कोई भी अगर z है x + i y तो हमें, अगर आपको याद होगा तो हम उसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस का स्क्वायर करें तो हम उसको लिखते हैं उसका कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई बाय z, राइट। तो वहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट है x - i y, और ये हो जाएगा x + i y, तो ये आ जाएगा x² + y², ये आ गया।
ठीक है ना, बाय द कैलकुलेशन फार्मूला सीधा लगाएंगे हम, और माइनस आई स्क्वायर जो है माइनस है, तो इसलिए ये वैल्यू आ गई। और जेड जो है ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करते आए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कोई, मेरे पास कोई वेक्टर है, उसमें सपोज मेरे पास दो ही क्वांटिटी हैं। पहले मैं लेता हूँ, मैं 5i है कोई वैल्यू, दूसरे में 1 + i है ये, तो एक वेक्टर मिल गया हमें। तो अगर हम इसका नॉर्म निकालना चाहते हैं, तो मैं जो नॉर्म्स हमने डिफाइन किया था, तो आप देखेंगे हमने इसको डिफाइन करा था, तो जो नॉर्म होगा, टू नॉर्म अगर मैं ऐसे डिफाइन करना चाहता हूं, तो ये क्या आएगा, तो मैंने लिखा एक्स ट्रांसपोज। तो अब एक्स ट्रांसपोज नहीं लेना है, उसका कॉन्जुगेट भी लेना है, ठीक है, और उसको एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर देना और यहां पर लिख देना स्क्वायर। तो अब यहां पर लिखेंगे, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो -5i बन गया और 1 - i बन गया। ये एक हमारे पास वेक्टर बन गया, और यहाँ पर ये आ गया 5i और ये आ गया 1 + i। ठीक है, तो आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएंगी उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो जो हमारा x है वो हमारे पास जो अंडर रूट लेंगे, और जो वैल्यूज आएंगी इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 5i² तो 25 आ जाएगा, तो जो भी ऐड करेंगे उसकी वैल्यूज आ जाएगी, और वो हमारा जो है इस वेक्टर का नॉर्म आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, बस ये है ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोज के साथ साथ उसका कॉन्जुगेट भी लेते हैं। तो ऐसे तो हम मोस्टली अगर इस कोर्स में देखें तो हम सिर्फ रियल नंबर से डील कर रहे हैं, बट अगर आगे आपको यूज करना पड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो था ये तो एक वेक्टर नॉर्म है। अब हम देखना चाहते हैं कि वेक्टर नॉर्म तो चलो हमें पता चल गया कि कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमारे पास एक वेक्टर है। तो अब हमें देखना है मैट्रिक्स नॉर्म। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स इज आल्सो अरेंजिंग द वेक्टर्स इन अ कॉलम फॉर्म या फिर रो फॉर्म, तो हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स नॉर्म है उसको कहीं ना कहीं वो क्लोजली रिलेटेड विद द वेक्टर नॉर्म्स होगा। तो लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स नॉर्म जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ए मैट्रिक्स नॉर्म इज ए फंक्शन that assigns a non-negative scalar to the matrix and satisfying the following properties। तो क्या है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टीज वही है नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स का नॉर्म 0 है तो इसका मतलब मैट्रिक्स अपने आप में 0 है, ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 है, तो उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको हमने जीरो मैट्रिक्स की फॉर्म में बना दिया। अब हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब स्केलर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्म जो होगा मैट्रिक्स का दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, जो हमने देखा है कि उसमें भी ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर हम तीसरी देखें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, वो नॉर्म में होनी चाहिए। a + b जो है उनका नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ a + नॉर्म ऑफ b। तो ये तीनों चीजें तो हमारे पास वेक्टर में थी, बट इसमें मैट्रिक्स नॉर्म में क्या है, एक और चीज आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस वे से किया जाता है। तो उसमें एक एडिशनल चीज आ जाती है और उसको हम कहते हैं श्वार्ज इनइक्वालिटी। तो मैट्रिक्स में नॉर्म्स में एक और चीज आ गई कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उनका नॉर्म लें, तो जो नॉर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ a इनटू नॉर्म ऑफ b होगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक एडिशनल जो कंडीशन है वो भी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो
मैट्रिक्स है उसका साइज ये है, तो इसका साइज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स नॉर्म आ गया। अब देखना है कि कैसे हम मैट्रिक्स नॉर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड नॉर्म। तो इंड्यूस्ड नॉर्म या ऑपरेटर नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये आ गया कि फॉर एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A द इंड्यूस्ड नॉर्म इज डिफाइंड एज दिस वन। ये तो ये इंड्यूस्ड नॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है फ्रॉम द वेक्टर नॉर्म। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, वो है सपोज 2 क्रॉस 2 है, उसको मैं किसी वेक्टर 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमें पता है कि राइट साइड जो वेक्टर आएगा, जो वेक्टर होगा उसको मैं लिखता हूँ, तो वो जो होगा 2 क्रॉस 1 एक वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब AX जो है एक वेक्टर है और हमने P उसका नॉर्म लिया है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है नॉर्म ऑफ द X, क्योंकि ये भी वेक्टर नॉर्म हुआ, ये भी वेक्टर नॉर्म हुआ, ठीक है। और मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम ऑफ ऑल द X सच दैट कि X कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि X 0 होगा तो उसका नॉर्म भी 0 होगा, तो यहाँ पर तो डिवीजन अलाउड ही नहीं होगी। तो यहां से हमने किया और यहां से कैलकुलेट करने के बाद हमें जो नॉर्म मिला उसको हमने कहा कि ये जो नॉर्म है ये इंड्यूस्ड नॉर्म है। व्हाई इट इज इंड्यूस्ड नॉर्म? क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है फ्रॉम द वेक्टर नॉर्म। तो अब इसी नॉर्म को हम चेंज करके हम x को अगर रिप्लेस बाय x डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर दें, तो इसका मतलब मैं सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इंड्यूस्ड नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज मैक्सिमम ऑफ ऑल द x सच दैट जो नॉर्म है उनका वो 1 हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स आए, मेरे पास मैट्रिक्स है A, मैं इसको लेता हूं 2 1 1 2 ऐसे लेता हूं कोई मैट्रिक्स, और मुझे इसका नॉर्म निकालना है, ठीक है। तो P की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं मैं, तो मैंने सपोज P की वैल्यू डजंट मैटर क्या लेता हूं, चलो इसमें अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं सपोज 1 ले लेता हूं P। तो अगर मुझे A का 1 नॉर्म निकालना है, अगर यहां से इंड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ऑफ x A और कोई x ले लेता हूं मैं, मैंने x डिफाइन कर दिया x1 x2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक वेक्टर मिल जाएगा, वो आएगा 2x1 प्लस x2 और x1 प्लस 2x2, एक वेक्टर मिल गया हमारे पास। ये उस वेक्टर का 1 नॉर्म लूंगा मैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो AX जो है वो ये आ गया 2x1 प्लस x2 x1 प्लस 2x2, ये आ गया। अब मुझे इसका 1 नॉर्म लेना है, तो 1 नॉर्म अगर आप देखा जाए तो इसका 1 नॉर्म होगा 2x1 प्लस x2 का मॉडुलस प्लस x1 प्लस 2x2 का मॉडुलस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब मैं इसको थोड़ा सा और ये लिख सकता हूं। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि मैं सारे x वो लूंगा जिनका नॉर्म 1 है। तो मैंने सपोज x ले लिया कोई 1 0, इसका नॉर्म जो है 1 नॉर्म 1 है, हमें पता है, ठीक है। ऐसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया 0 1 ले लिया, तो मैंने सारे वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका 1 नॉर्म 1 हो और उसको अप्लाई करते रहना है और देखना है कि उसका मैक्सिमम जो आएगा वो हमारा 1 नॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड नॉर्म, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट कि हम कैसे नॉर्म्स अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब एक साथ एक कंडीशन आती है कंपैटिबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेक्टर नॉर्म्स। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इसमें जो है, देखो यहाँ पर वेक्टर नॉर्म डिफाइन हो रहा है, इसमें मैट्रिक्स नॉर्म डिफाइन हो रहा है, तो दोनों मतलब आपस में लिंक्ड हो रहे हैं।
तो हम कहेंगे कि कंपैटिबिलिटी कैसे है। तो अगर हम कहेंगे कि द नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब कंसिस्टेंट विद द नॉर्म ऑफ द वेक्टर x इफ ax का जो नॉर्म लेंगे ये वेक्टर हो गया, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म, ये वेक्टर मैट्रिक्स नॉर्म हो गया और ये वेक्टर नॉर्म हो गया। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तभी हम कहेंगे कि जो वेक्टर नॉर्म है और जो मैट्रिक्स नॉर्म है आपस में कंपैटिबल है, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसमें रोज हैं कॉलम्स हैं, और हमने वेक्टर नॉर्म अभी तक डिफाइन किया है, तो उससे पता चल जाएगा कि दोनों आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं है। उसी के बेस पे हम इसमें यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इंड्यूस नॉर्म। तो अब देखते हैं कि क्या क्या नॉर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में देखिए हमने सबसे पहले डिफाइन किया वन नॉर्म। तो वन नॉर्म हमने वेक्टर में तो पता था हमें कि वेक्टर में वन नॉर्म क्या है, जस्ट हमने डिफाइन किया है। तो उस वन नॉर्म का यूज करके हमने इंड्यूस किया मैट्रिक्स नॉर्म वन। तो उसको हमने डिफाइन किया तो हमने देखा कि ये क्या है, मैक्सिमम कॉलम साइज है। मैक्सिमम कॉलम साइज मतलब कॉलम्स के ऊपर सम कर देना है। अब हमारी मैट्रिक्स है ये, उसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ऐसे कॉलम वाइज सम करना है और उसमें जो मैक्सिमम कॉलम सम होगा वो हमारा वन नॉर्म बन गया। तो आई जो है आप देखिए, आई जो है 1 to m है और j है 1 to n, ठीक है। तो आई मैक्सिमम ओवर दिस, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यूज आ रही है, देखो मैक्सिमम j बिटवीन 1 to n और समेशन हुआ a1j प्लस a2j a जो भी है mj, ये आ गया, ठीक है। तो 1 j पूरा j मूव होगा, 2 पूरा j मूव होगा, 3 पूरा j मूव होगा। तो उसमें जो मैक्सिमम जो आएगी कॉलम सम्स में उसको हम कह देंगे कि वन नॉर्म है। ऐसे ही इन्फिनिटी नॉर्म आ गया। इन्फिनिटी नॉर्म को हमने नाम दिया मैक्सिमम रो सम। अब हमारा समेशन ओवर द रो है कि रो वाइज सम किया, पहली रो का कर दिया सम, दूसरी रो का सम कर दिया, तीसरी रो का सम कर दिया, ठीक है। करना इधर एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ही करना है, उनका सम कर दिया और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देख लिया हमने, तो हमारे पास इन्फिनिटी नॉर्म आ गया, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई वैल्यूज आई, चलो आगे जाके एग्जांपल कर लेंगे हम, तो उसको हमने इन्फिनिटी नॉर्म से डिफाइन कर दिया। तो वन नॉर्म जो है मैक्सिमम कॉलम सम और इन्फिनिटी नॉर्म जो वो मैक्सिमम रो सम। अब एक और नॉर्म आता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल नॉर्म या फिर टू नॉर्म, या फिर स्पेक्ट्रल नॉर्म कहते हैं, फ्रोबनियस नॉर्म भी कहते हैं। तो ये चलो अभी स्पेक्ट्रल नॉर्म ले लेते हैं। तो स्पेक्ट्रल नॉर्म जो है वो p इज इक्वल टू 2 के लिए, और इसका मतलब है लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू। सिंगुलर वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर 2 नॉर्म हमें लेना है किसी मैट्रिक्स का, तो उसका सारी आइगन वैल्यूज निकाल लें मैट्रिक्स की, सिंगुलर वैल्यूज, ठीक है, उनका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास, तो बेसिकली अगर हम प्रूव कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए की वैल्यूज निकालने होते हैं बेसिकली आइगन वैल्यूज, तो इसलिए इसको हम सिंगुलर वैल्यू बोलते हैं। तो ये सिंगुलर वैल्यूज अगर मैट्रिक्स ए की ले हम, तो उसमें जो मैक्सिमम सिंगुलर वैल्यू होगी उसको हम 2 नॉर्म से डिफाइन करेंगे और उसका नाम दे देंगे हम स्पेक्ट्रल नॉर्म। अब अभी तक हमने सब में इक्विलिडियन नॉर्म निकाले, ठीक है। तो हमारे सिमिलर वे से मैट्रिक्स में एक नॉर्म होता है, उसको कहते हैं फ्रोबिनियस नॉर्म या फिर इक्विलिडियन नॉर्म या फिर श्योर नॉर्म। तो ये नॉर्म जो है ये वैसे ही होते हैं जैसे हम करते आए हैं। तो फ्रोबिनियस नॉर्म में क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करो, सबका सब एलिमेंट्स को स्क्वायर करो, फिर उनको सबको ऐड कर दो और फिर उसका अंडर रूट ले लो।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका ट्रेस निकाल लिया, ट्रेस मतलब सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो नॉर्म आएगा उसको हम कहेंगे फ्रोबनियस नॉर्म। तो इसको क्या लिखते हैं, इट मेजर्स ओवर एनर्जी ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो वैल्यूज होती है नॉर्म की ना, उसको हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की इतनी एनर्जी है, और ये न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी जो है उसके लिए काफ़ी कैलकुलेट की जाती है, काफ़ी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस वे से हम जो नॉर्म्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई एग्जांपल ले लें हम, ठीक है, तो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, तो मैं एक थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट कि हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकें। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, उसको मैंने वैल्यू दे दी, सपोज मैं ले लेता हूँ 2 3 1 4 -2 0 0, ठीक है, और मैंने दे दिया यहाँ पर, चलो यहाँ पर भी 0 ले लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, वेरी मतलब इजीली हम कर सकते हैं। तो दिस इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका मैट्रिक्स का वन नॉर्म डिफाइन करना है। तो वन नॉर्म हमने डिफाइन करने से पहले हमने बता दिया था कि ये मैक्सिमम जो है वो कॉलम सम लेगा, ठीक है। तो कॉलम सम से लेने का मतलब क्या है, अब पहले कॉलम्स का मैंने सम किया, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल द कॉलम सम, तो पहले का कॉलम का सम किया हमने, तो ये आ गया 2, दूसरे का किया तो ये आ गया 3 + 4, और थर्ड का किया 1 + -2 का, ये आ गया। तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया मैक्सिमम ऑफ 2 7 और 3, ये। तो यहां से वैल्यू आई, वो आ गई 7। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका जो साइज है वो 7 है। अब मैं क्या करता हूं, इसी मैट्रिक्स का इन्फिनिटी नॉर्म ले लेता हूं, और इन्फिनिटी नॉर्म हमें पता है कि इसका मैक्सिमम रो सम। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम, अब रोज में ले लो, तो पहली रो है 2 3 1, फिर 4 और फिर -2, ये आ गया। इसको मैक्सिमम वैल्यू ले ली हमने। तो ये कितना आ गया, 3 + 2 5 और 6 4 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। तो A1 नॉर्म जो था, वन नॉर्म था, वो तो 7 आ रहा है, और इन्फिनिटी नॉर्म जो है वो 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्म को, अब हमें अभी तो हमें नहीं पता कि इसकी आइगन वैल्यूज वगैरह क्या हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की, तो इसलिए मैंने सिंपल लिया था। तो ए जो है, तो अगर मैं लिखूं इसकी आइगन वैल्यूज, सिंगुलर वैल्यूज तभी हम कहते हैं क्योंकि जो मैट्रिक्स जो है वो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो इसीलिए हम सिंगुलर वैल्यूज की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए निकालें, तो इसमें हमें इजीली दे सकते हैं कि ये 2 4 -2 आइगन वैल्यूज है। तो अगर हम देखें इसमें, तो रियल आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आए, तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज में हमें ए ट्रांसपोज ए करना होता है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो हम बताएंगे। तो यहां से अगर मैं इस मैट्रिक्स का 2 नॉर्म लगाना चाहूं, 2 नॉर्म या फिर जो हो गया हमारा, तो इसको हमने कह दिया कि जो मैट्रिक्स है इसका जो नॉर्म है वो फ्रोबेनियस जो नॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मतलब 6 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने A1 नॉर्म निकाला वो 7 था, इन्फिनिटी नॉर्म निकाला वो 6 था, 2 नॉर्म निकाला जो स्पेक्ट्रल नॉर्म है वो 4 आया,
और जो फ्रोबनियस नॉर्म आया वो भी अप्रोक्सीमेटली 6 के करीब आया। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉर्म्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम निकाल सकते हैं नॉर्म। तो अगर हमें एनर्जी नॉर्म निकालना है, मैट्रिक्स की एनर्जी निकालनी है, तो हम फ्रोबनियस नॉर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज जनरली हम क्या कर सकते हैं कि हम स्पेक्ट्रम नॉर्म्स को यूज करते हैं। अगर हमें हमारी जो स्टेबिलिटी है ये न्यूमेरिकल स्कीम्स की, अगर उसमें आइगन वैल्यूज कहीं पर इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रल नॉर्म्स यूज कर सकते हैं। वहां से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पता चल जाएगी हमें क्या है, और उसके बेस पे हम उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो कन्वर्जेंस है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम वन इन नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म, सारे नॉर्म जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो स्पेक्ट्रल नॉर्म है वो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भी जो नॉर्म है वो कैसे आया है, कैसे जो टू नॉर्म है वो कैसे हमारा रिलेटेड टू द मैट वो आइगन वैल्यू बन गया, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज के बेस पे अगर हम देखें तो इसका एक डेरिवेशन होता है, वो हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि इसको जो टू नॉर्म्स हैं उसको कैसे लिंक करें हम आपस में आइगन वैल्यू से, ठीक है। तो आइगन वैल्यू से हमें लिंक करना पड़ेगा उसको। तो अब इसको हम करते हैं स्पेक्ट्रल नॉर्म्स को। तो देखिए इसको जस्ट थोड़ा आइडिया देना है कि ये कैसे मतलब डिफाइन हो रहा है इस फॉर्म में। तो देखिए हमने टू नॉर्म निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं अगर हमने अभी डिफाइन किया था इंड्यूस नॉर्म, तो उसको उसके बेस पे मैं लिख सकता हूँ कि ये कैसा होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल द एक्स सच दैट ए एक्स जो है ओवर द मैट्रिक्स ओवर द वेक्टर जिनका जो नॉर्म है वो 1 हो, ठीक है। और ये टू ही नॉर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे वो वेक्टर उठा लेंगे जिनका टू नॉर्म जो है वो यूनिट हो, और उसके ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पर टू नॉर्म मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टू नॉर्म स्क्वायर। तो अगर मैं इसको स्क्वायर लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम ओवर ऑल द एक्स तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैंने स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसको ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर, टू नॉर्म ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जगह टू नॉर्म ले रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि कोई एक्स है, उसका अगर नॉर्म जो है वो स्क्वायर है, तो आपको पता है कि उसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये अगर आप देखेंगे तो इनर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट जैसे हम लेते थे ना वैसे इनर प्रोडक्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम ओवर एक्स, और इनर प्रोडक्ट जो है वो ऐसे डिफाइन होते हैं, एक्स एक्स ये इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये ए एक्स का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब इसको हम मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम ऑफ ओवर द एक्स, तो हमें पता है ये ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ ए एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको मैंने लिख दिया ऐसे। अब ये तो इसको ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता है कि डेफिनेशन जो होती है ट्रांसपोज की ये होती है, तो ये बन जाएगा।
ठीक है, तो जैसी ये वैल्यू बनेगी, अब हमारे पास ये बन गया, हमारे पास मैक्सिमम ओवर द एक्स। ये तो हमारे साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये यहीं तक था, ये हमेशा इसके साथ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए एक्स। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ए जो है एक नई मैट्रिक्स आ गई। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको चलो एक नाम दे देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी बी मैट्रिक्स है। तो इसको मैंने नाम दिया, तो ये हमारा बन गया। अब आगे जाके मैक्सिमम ओवर द एक्स, एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास पता चल गया जो बी है हमारी वो है ए ट्रांसपोज ए, और ये हमेशा जो होती है ये सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जो हमने ऊपर दिखाया था ना एग्जांपल्स में, अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको कैलकुलेट किया था। तो ये देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आगे जाके हम चेक भी कर लेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है दिस इज आल्सो पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना हमेशा रियल होती हैं, और अगर पॉजिटिव डेफिनेट लें तो उनकी आइगन वैल्यू जो होंगी हमेशा पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो हम जब आइगन वैल्यू निकालते थे किसी मैट्रिक्स की तो ऐसे लिखते थे ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो वहां से मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम यहां पर देखें तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्स ट्रांसपो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, और मैं यहां से लैम्डा को ये लिख लेता हूं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो ये क्या बन गया, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, और ये नीचे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो लैम्डा की वैल्यूज है वो इस पे डिपेंड करेगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हुई तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस आइगन वैल्यूज। तो हमने कह दिया कि जो हमारी मैट्रिक्स बी है वो सिमेट्रिक है एंड पॉजिटिव डेफिनेट है इस केस में। ठीक है, तो हमने मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यूज हैं अब हम इसमें ले रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय दिस नॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो वेक्टर x है, पर हमारे पास जो x वेक्टर है वो उसका नॉर्म तो ऑटोमेटिकली 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि हम जो है मैक्सिमम x x ट्रांसपोज बी एक्स डिवाइडेड बाय x ट्रांसपोज x ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो 1 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लैम्डा हुआ। ओके, तो लैम्डा, अगर हमारा जो लैम्डा है इस केस में वो हमारा अगर आइगन वैल्यू है तो जो x हो गया वो आइगन वेक्टर हो गया कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x ले रहे हैं वो आइगन वेक्टर होगा कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नॉर्म है, जो टू नॉर्म है, वो हमें सपोज मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू है उसको लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेंगे मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ बी, बी मतलब ए ट्रांसपोज है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए अंडर द रूट। तो ये हमारा वो आ गया। अब आप देखेंगे कि हमें आइगन वैल्यू किसकी निकालने को कहना पड़ रहा है, ए ट्रांसपोज ए। तो अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, सपोज वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
हो या हमें कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि उनकी आइगन वैल्यू जो है ए ट्रांसपोज सेम होता है, तो आइगन वैल्यू जो आ जाएंगी यहाँ पर इसकी लैम्डा स्क्वायर आ जाएंगी। अगर सिमेट्रिक है तो अंडर रूट लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ही हम जो स्पेक्ट्रल नॉर्म है वो निकालते हैं। जहां पर मैट्रिक्स जो होगी वो हमें गिवन होगी, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास ये सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है कि तभी हम अंडर रूट ले सकते हैं उसका, नेगेटिव का अंडर रूट लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो हमारी ए ट्रांसपोज है ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो वहां से हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे सारी, और उसमें जो मैक्सिमम आइगन वैल्यूज होती हैं उसका अंडर रूट ले लेंगे, वो हमारा स्पेक्ट्रल नॉर्म बन जाएगा। तो इस वे से हमारा जो नॉर्म है वो स्पेक्ट्रल नॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट हमने आइडिया दे दिया कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है वो कैसे इसमें हम ले सकते हैं और इसको हम स्पेक्ट्रल नॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल जो नॉर्म है ये हमारे पास हो गया, तो इसको हम स्पेक्ट्रल नॉर्म्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स तो हमने दे दिए पहले। तो हमारे पास अब समरी शीट आ गई एक। तो समरी शीट क्या है? 1 नॉर्म ये हो गया, 2 नॉर्म ये हो गया, इन्फिनिटी नॉर्म लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, इंड्यूस्ड 1 नॉर्म जो मैट्रिक्स का था वो ये हो गया। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्फिनिटी नॉर्म तो मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम रो, स्पेक्ट्रल नॉर्म ये हो गया, फ्रोबनियस नॉर्म ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे सारे नॉर्म है यही हम यूज करेंगे अगर हम वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं या फिर मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिया। तो हमने इसका एक थोड़ा सा कोड भी दिखा सकते हैं कि अगर हम, तो इसको हम ना कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाइथन में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो हमने क्या किया, मैंने एक कोड लिखा जिसमें हमने डिफाइन किया, पहले तो इंपोर्ट numpy कर लिया हमने, फिर मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू है -3 5 9 2 6 10। तो इसके अंदर सपोज 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसका ना नॉर्म निकालना है। तो हम एक इनबिल्ट जो लाइब्रेरी है या जो फंक्शन है वो एनपी में होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। ये देखिए LINALG लीनियर अलजेब्रा। तो इसके अंदर सारे जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड काम है ना वो होते हैं। तो हमें अगर लीनियर अलजेब्रा में है तो उसके अंदर एक डिफाइन होता है नॉर्म। तो हमने क्या किया, वेक्टर नॉर्म डिफाइन कर दिया मैंने, और वेक्टर इस वेक्टर का नॉर्म ले लिया, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया और एंटर कर दिया। तो हमारे पास ये वेक्टर है और उसका जो नॉर्म आया है वो ये आया है। तो जो वेक्टर नॉर्म बेसिकली माना जाता है, इस केस में माना गया है, वो हम जो यूक्लिडियन नॉर्म है वो ले रहे हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं वो ना लेना चाहूँ, सपोज मैंने सिर्फ कुछ वैल्यू ले ली है, क्या किया जाए, 4 3 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ। तो हमें पता है 3 स्क्वायर 9 + 16 √5, तो ये वेक्टर नॉर्म आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं मैट्रिक्स नॉर्म डिफाइन कर सकता हूँ। मैट्रिक्स नॉर्म में क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया, तो इंपोर्ट numpy एज np, इसको मैंने मैट्रिक्स बना दी। और ये मैट्रिक्स जो बनाई है मैंने, ये 2x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मुझे मैट्रिक्स नॉर्म लेना है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया np.linearalgebra.norm और मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे इसको, वो हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम एक्सिस वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, तो वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द मैट्रिक्स नॉर्म। तो ये नॉर्म जो है, अलग अलग नॉर्म जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। तो जस्ट ये इनिशियली हमने बता दिया। एक हमने चेक करना चाहा कि जो वेक्टर नॉर्म और मैट्रिक्स नॉर्म है वो आपस में अगर हम देखा जाए तो सेम
एक वेक्टर का अगर मैंने नॉर्म लिया तो सपोज मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया, उसका वेक्टर है 9 1 2 0 3 -2 -5 8 9, एक वेक्टर ले लिया जिसमें 9 एलिमेंट है। ठीक है, इसको बाद मैंने इसको रीशेप कर दिया। रीशेप हमें पता है कि हमने 3x3 मैट्रिक्स जो है उसमें रीशेप कर दिया। तो अब यही जो वेक्टर है वो रीशेप होके मैट्रिक्स बन गया। अब मैंने डिफाइन कर दिया उस वेक्टर का नॉर्म, तो यहाँ मैंने वेक्टर नॉर्म ले लिया, यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। इसी का मैंने मैट्रिक्स नॉर्म लिया, उसी को प्रिंट कर दिया, और मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा तो दोनों नॉर्म 16.40 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स नॉर्म था और जो वेक्टर नॉर्म था, उसके बाद जो उससे मैट्रिक्स बनी उनका नॉर्म आया तो सेम आया। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स नॉर्म ले रहा है यहाँ पर वो फ्रोबिनियस नॉर्म ले रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो सारी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, ये किया है इसमें। अदरवाइज हमने क्या किया है, जो वेक्टर्स है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो तो ये आ गया। तो इसका मतलब जो वेक्टर नॉर्म है फ्रोबिनियस जो था हमारा, और जो ये टू नॉर्म है वेक्टर का, वो दोनों सेम वैल्यू देंगे और वो सेम वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी वे से हम ये सारे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। फ्रोबिनियस नॉर्म, वन नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म, स्पेक्ट्रल नॉर्म। तो हमने एक कोड लिखा जिसमें इंपोर्ट numpy एस, और ये डिफाइन कर दिया मैंने एक फंक्शन कंप्यूट मैट्रिक्स नॉर्म ए। यहाँ पर ए देंगे, रिटर्न में हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो इसके जो है मैट्रिक्स जो है यहाँ पर हम कॉल करेंगे फंक्शन को, और वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। जैसे हमने इसको नॉर्म को किया तो देखिए ये आ गया। तो इस मैट्रिक्स का फ्रोबिनियस नॉर्म 16 है, वो हमने चेक कर लिया। वन नॉर्म जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, इन्फिनिटी नॉर्म जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, और जो स्पेक्ट्रल नॉर्म आ रहा है वो 16.8 आ रहा है। तो देखिए 16.8 फ्रोबिनियस और स्पेक्ट्रल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज आ रही है। ठीक है, और वन नॉर्म जो है 18 है, इन्फिनिटी नॉर्म 24, इसका मतलब इन्फिनिटी नॉर्म जो आ रहा है मैक्सिमम रो सम वो इसमें 24 में, इसमें मतलब सबसे ज्यादा ये आ रहा है। तो ऐसे ही मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, 1 2 2 की जगह 0 लिख दिया मैंने, 3 की जगह -3 लिख दिया। ठीक है, 5 की जगह 1 कर दिया, इसको मैंने 0 लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब ये आ गया। तो फ्रोबिनियस नॉर्म जो है 14 आ गया, वन नॉर्म 18 आ गया, इन्फिनिटी नॉर्म 17 आ गया, और स्पेक्ट्रल नॉर्म जो है वो 13.03 आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो नॉर्म आ गया, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग वे से। इसी को मैं चेंज करके देखता हूं कि ये कैलकुलेट करके देखते हैं ये क्या हुआ इसमें। अच्छा, ये मैच नहीं कर रहा। ओके, तो ये आ गया 1 2। ये आ गया। तो अब ये देखिए मैट्रिक्स जो है वो 2x3 मैट्रिक्स है, तो उसका फ्रोबिनियस नॉर्म जो आया वो 7.93 आया, वन नॉर्म जो आया है वो 9 आया है। मैक्सिमम कॉलम, तो मैक्सिमम कॉलम देखिए यहाँ पर है 3 एंड 6, 9 हो गया। रो में कितना आ रहा है 4 + 5 6 11, तो ये 11 आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स थी, इसका 2/3 मैट्रिक्स है ये, तो इसकी आइगन वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने जो स्पेक्ट्रल नॉर्म हमने डिफाइन किया वो कैसे किया है, ए ट्रांसपोज ए। तो हम ए ट्रांसपोज ए लेंगे तो आप देखोगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो 3x3 बन जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे ही वो 3x3 मैट्रिक्स बनी, उसके बाद उसकी हमने आइगन वैल्यूज निकाली।
और उनका मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो हम जो अब ये 7 जो आया है, ये कह नहीं सकते कि 7 इज द आइगन वैल्यू, जो है आइगन वैल्यू तो नहीं है। तो इस केस में हम इसको सिंगुलर वैल्यूज बोलते हैं। तो इसलिए ये मैक्सिमम सिंगुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, वो ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रल नॉर्म है इस केस में वो हमारा 7.56 आ गया। तो ऐसे हम अलग अलग मैट्रिक्स के लिए नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग वेक्टर्स के लिए नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, और उसको हम उसकी हेल्प से हम आगे उसका यूज करेंगे जब हम इटरेटिव प्रोसेस निकालेंगे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने पाइथन कोड है, तो इससे हम सारे मैट्रिक्स जो हैं उनका नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं जितने हमने किए हैं, या फिर वेक्टर के नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हमने जो लेक्चर देखा उसमें हर टाइप के नॉर्म्स, वेक्टर नॉर्म्स, डिफरेंट टाइप के वेक्टर नॉर्म्स, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स नॉर्म हमने डिस्कस किए, और इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो लेक्चर ये देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।